हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी लेट 18 सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 18 सेंचुरी में क्या हुआ था फ्रेंच में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फ्रांस का कि 1789 में क्या हुआ था। ठीक है, तो आज की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है आपका 1774 में। अब 1774 का जो डेट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रांस की हिस्ट्री में, क्योंकि यही यही यहीं से क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मतलब कारण यहीं से निकला था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब देखिए 1774 में क्या होता है, ये जो लुई 16 है, ये राजा बनता है फ्रांस का। इसका नाम लुई 16 रहता है। ठीक है, 1774 में। और ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। बर्बन फैमिली के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि बर्बन फैमिली कौन फैमिली थी। और ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, और ये फ्रांस का राजा बनता है। ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। असेंडेड मीन्स क्या होता है? असेंडेड मीन्स होता है आपका हायर रैंक को अटेंड करना। ठीक है, मतलब ये अब राजा बन चुका था, इसने एक ऐसा इस रैंक धारण कर लिया था, उदित हुआ था इसका। ठीक है, इसका मतलब लिख लीजिए आप, उदित होता है हिंदी में। ठीक, ऑफ द थ्रोन। थ्रोन मीन्स क्या होता है? थ्रोन्स मीन्स होता है सिंहासन, होता है राजगद्दी, होता है राजगद्दी, लिख लीजिए, यानी स्पेशल चेयर जिस पे राजा बैठते हैं। आपने देखा होगा चेयर होता है जिस पे राजा बैठते हैं। तो 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है और ये बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ही वॉज 20 ईयर ओल्ड। जब यह 20 साल का था तो इसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मरी अंतोनियत, ये जो है ये मरी अंतोनियत है, जब वो 20 साल का था तो उसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मरी अंतोनियत से क्या किया? शादी किया। अपॉन हिज एसेशन, जैसे ही ज्वाइनिंग किया, एसेशन मीन्स क्या होता है? लिख लीजिए ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन किया तो उसको पता चला कि जो फ्रांस की ट्रेजरी है, ट्रेजरी मीन्स क्या होता है? संपत्ति होता है, लिख लीजिए संपत्ति होता है। तो फ्रांस का जो संपत्ति था, रिसोर्सेस था, रिसोर्सेस था, वो क्या हो चुका था? खाली हो चुका था। इम्पिटी मीन्स क्या होता है? खत्म, खाली, खाली। ठीक है, वो खाली हो चुका था। तो आपने यहाँ पे समझा 1774 में लुई 16, ये जो लुई 16 है वो फ्रांस का राजा बनता है। ठीक है, और ये बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। और जब यह 20 साल का था तो उसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मरी एंटोनियट से शादी किया, और जैसे ही राजा बना उसने पाया कि फ्रांस की जो संपत्ति है, ट्रेजरी है, वो खाली हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बॉर्बन फैमिली की हिस्ट्री के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेनरी 4 है। ठीक है, उसके बाद लुई 13 है, उसके बाद लुई 14 है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लुई 15, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लुई 16। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए बॉर्बन फैमिली के बारे में, और इनको कहा जाता था हाउस ऑफ बॉर्बन भी कहा जाता था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली थी यूरोप की हिस्ट्री में। और ये बहुत, इनमें से बहुत किंग और क्वीन रहे बहुत सारी कंट्री में बहुत लंबे समय तक। और यहाँ पे इनका देखिए, इनका जो बॉर्बन फैमिली का स्टार्टिंग पॉइंट है वो फ्रांस में हुआ था। जो बॉर्बन फैमिली है वो फ्रांस में सबसे पहले राजा बॉर्बन फैमिली के राजा बनते हैं। ठीक है, और ये एक बिग फैमिली की पार्ट थी जिसको कैपेटियन फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, किंग एंड क्वीन इन फ्रांस, यहाँ पे देखिए, और ये पहले किंग बने, किंग और क्वीन बने फ्रांस के 16 सेंचुरी में। हम बात कर रहे हैं अभी 18 सेंचुरी के। ठीक है, 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जिसमें लुई 16, लुई 16 क्या है? फ्रांस का राजा है 18 सेंचुरी में। लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से हो चुकी थी? 16 सेंचुरी में हो चुकी थी। और जो लुई 16 है ये भी कहाँ से बिलोंग करता था? ये भी बॉर्बन फैमिली से ही बिलोंग करता था। ठीक है, अब ये बाद में कहाँ पे चले गए? बाद में ये लोग चले गए स्पेन में चले गए, और वहां पे किंग और क्वीन बन गए। ठीक है, जो आज के समय में भी जो
स्पेन का क्वीन है वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। किंग एंड क्वीन इन अदर प्लेसेस, और बॉर्बन फैमिली जो थी किंग और क्वीन भी रही अदर प्लेसेस जैसे कि नेपाल, सिसिली एंड परमा। ठीक है, यहाँ पर भी वे लोग क्या रहे, किंग और क्वीन रहे। जो बॉर्बन फैमिली थी एक बिग ट्री ट्री की तरह थी जिसके ब्रांचेस बहुत सारे कंट्री में क्या हुए थे, फैले हुए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूरोप की हिस्ट्री में। ठीक है, तो आई होप आपको बॉर्बन फैमिली के बारे में समझ में आ गया होगा कि बॉर्बन फैमिली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। अब ड्रेन्ड का मतलब लिख दीजिए खत्म होता है। ठीक है, खत्म, समाप्त होता है। तो लंबे लंबे समय के वॉर के चलते फ्रांस की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थी, जो आर्थिक संपत्ति थी, वो क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। ठीक है, एडेड टू दिस, और इन सब के अलावा was the cost of maintaining an extravagant court at the immense place of Versailles। तो समझिए, इन सब के अलावा पहले क्या कारण था, वॉर के चलते फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म हो चुकी थी फ्रांस का। दूसरा कारण था यहाँ पे कि कॉस्ट लगती थी मेंटेन करने में के लिए कोर्ट को, जो कि कहाँ पर थी, वर्साय में थी। ठीक है, और एक्स्ट्रा वैगेंट मीन्स क्या होता है, आप लिख लीजिए, एक्स्ट्रा वैगेंट मीन्स क्या होता है, फिजूल खर्चा करना। ठीक है, अत्यधिक खर्चा करना, अत्यधिक खर्च करना, खर्च करना। ठीक है, तो देखिए क्या होता था कि जो फ्रांस का राजा था वो अत्यधिक फिजूल खर्चा करता था। वर्साय में एक विशाल प्लेस पर कोर्ट थी उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वर्साय लगभग 90 किलोमीटर वेस्ट में थी, कहां से, पेरिस से। पेरिस क्या था, फ्रांस का कैपिटल है। ठीक है, पेरिस से लगभग 90 किलोमीटर दूर पर वर्साय थी। वहां पे एक इमेंस कोर्ट था, बहुत बड़ा ही कोर्ट था जिस पे फिजूल खर्चा किया जाता था उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे समझिए, अंडर लुई 16 के शासन काल में फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी। फ्रांस ने किसको मदद किया था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मदद की थी इंडिपेंडेंस दिलाने में। किससे, ब्रिटेन से। तो फ्रांस ने किसको मदद किया था, 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद किया था ब्रिटेन से आजादी दिलाने में। ठीक है, और जो ब्रिटेन था वो फ्रांस का भी एनिमी था, फ्रांस का भी शत्रु था। तो ठीक है, अब क्या होगा कि 13 अमेरिकन कॉलोनी और फ्रांस दोनों आपस में आ गए, किससे लड़ने के लिए, ब्रिटेन से लड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ब्रिटेन जो था वो फ्रांस का एनिमी था, दुश्मन था, इसलिए इस कारण से फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद किया था। अब यहाँ पे समझिए, फ्रांस ने किसको मदद किया था, 13 अमेरिकन कॉलोनी को। क्यों, क्योंकि फ्रांस का एनिमी कौन था, ब्रिटेन था। ब्रिटेन जो था फ्रांस का एनिमी था, इसलिए फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद किया था। अब इसके चलते क्या होता है कि ये वॉर के चलते क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, इसके चलते लगभग 1 बिलियन लीवर से भी ज्यादा का कर्जा हो जाता है, किस पर, फ्रांस पे। डेप्थ मीन्स क्या होता है, कर्ज होता है, लिख लीजिए, कर्ज। ठीक है, लीवर क्या होता है, यहाँ पे समझिए, लीवर यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794, यानी 1794 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये यूनिट ऑफ करेंसी थी फ्रांस की, जैसे कि इंडिया की यूनिट क्या है, रुपी है, वैसे ही लीवर हुआ करती थी फ्रांस की करेंसी का यूनिट। अब वॉर के चलते क्या हुआ, वॉर के चलते लगभग 1 बिलियन लीवर से भी ज्यादा का कर्जा हो गया, किस पर, फ्रांस पर, और ये बढ़कर लगभग मोर देन 2 बिलियन लीवर से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, ठीक है, वॉर के चलते लगभग 1 बिलियन लीवर का कर्जा हुआ और ये बढ़कर 2 बिलियन लीवर से भी ज्यादा हो गया। अब जो लेंडर जो थे
स्टेट को क्रेडिट दिए थे, स्टेट को यानी फ्रांस को जो लेंडर उधार दिए थे वे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिए किस पर, लोन पे। यानी लेंडर मीन्स क्या होता है, जो उधार देते थे, किसको दिए थे, स्टेट को दिए थे, यानी फ्रांस को दिए थे। किसको दिए थे, फ्रांस को। क्रेडिट मीन्स क्या होता है, उधार, उधार। अब ये क्या करना स्टार्ट कर दिए हैं, 10% इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिए हैं जो उन्होंने लोन दिया था उस पे। अब इसके चलते क्या होता है, जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी वो ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड मीन्स क्या होती है, बाध्य हो चुकी थी, बाध्य हो चुकी थी, मजबूर हो चुकी थी कि क्या कर सके, इंक्रीज कर सके परसेंटेज ऑफ इट्स बजट को, यानी अपने बजट के परसेंटेज को क्या कर सके, बढ़ाए, ताकि वे कम से कम तो इंटरेस्ट को पेड कर सके। ठीक है। अब इसके चलते फ्रांस ने क्या किया कि टैक्स इंक्रीज कर दिया ताकि वे क्या कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके, और वो क्या कर सके, जो उसने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेड कर सके। ठीक है। और इन सब के अलावा जैसे कि रेगुलर एक्सपेंसेस भी थे, उसको भी पूरा करना था। जैसे कि मेंटेन करना, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उनको मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करना, इसमें भी पैसा खर्चा होता था। अब फ्रांस का जन अब फ्रांस रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करती, वो क्या करना स्टार्ट कर दी, वो टैक्स बढ़ाने लगी। अब देखिए क्या होता है, आपने समझा कि क्यों फ्रांस को टैक्स बढ़ाना पड़ा, क्योंकि उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मदद किया था ब्रिटेन से आजादी दिलाने में। उसके चलते क्या हो गया, 1 बिलियन लीवर का कर्जा हो गया, और ये बढ़कर कितना हो गया, 2 बिलियन लीवर का हो गया। ठीक है। एक कारण हो गया वॉर। दूसरा कारण क्या था, उसने वॉरसाय में कोर्ट था जिसके लिए वे क्या करती थी, उसको मेंटेन करने के लिए फिजूल खर्चा किया करती थी। उसके चलते भी पैसा की जरूरत पड़ती होगी। और उन सब के अलावा जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जैसे कि मान लीजिए सरकार है, उसको चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए ना, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को चलाना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाना, जो भी यूनिवर्सिटी है उनको चलाना, तो उसके लिए उसने क्या किया, वो फोर्सफुली टैक्स बढ़ाने के लिए बाध्य हो चुकी थी, मजबूर हो चुकी थी। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है कारण क्या हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, कौन लोग पे करते थे, कौन नहीं पे करते थे, सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सुफिसिड। सुफिसिड मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, नॉट हैव पर्याप्त, इसका मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त। ठीक है। सुफिसिड मीन्स क्या होता है, पर्याप्त होना। ठीक है। इसका मतलब आपने लिखा नॉट हैव सुफिसिड, यानी ये जो भी मेजर था, जबकि उसने टैक्स बढ़ाया, ये भी पर्याप्त नहीं थे, क्या कर सके, वे इंटरेस्ट को भी पेड कर सके, इंटरेस्ट भी पेड करना था उसको लोन पर जो उसने लिया था, साथ में रेगुलर एक्सपेंसेस भी थी, रेगुलर एक्सपेंसेस भी थी, और साथ में कोर्ट भी था, इस इन सारे चीज को मेंटेन करना था। अब ये जो मेजर था उसका, जो उसने ये निर्णय लिया था कि टैक्स बढ़ाकर विकास कर सके, सारा चीज को पूरा कर सके, वो भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th century was divided into 3 states, that is most important। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट में बटी थी, और जिसमें से ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पे टैक्स। यही कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। देखिए फ्रांस जो थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी, और सिर्फ तीसरे स्टेट के ही लोग जो थे वो क्या करते थे, टैक्स को पेड करते थे सरकार को। ठीक है। समझिए कैसे थी। यहाँ पे देखिए ये स्टेट है। फर्स्ट जो थे वो कलर्जी। कलर्जी वे लोग होते हैं जो कि चर्च में स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। पादरी भी आप कह सकते हैं। उसके बाद नोबिलिटी, राजा महाराजा के फैमिली सेकेंड स्टेट में थे। इन दोनों को
टैक्स क्या करना था, नहीं देना था। ये टैक्स देते ही नहीं थे। सिर्फ ये लोग जो थे थर्ड स्टेट के, जैसे कि बिग बिजनेसमैन हुए, मर्चेंट हुए, कोर्ट ऑफिशियल जो भी कोर्ट में काम करते थे, लॉयर्स हुए, ये आते थे थर्ड स्टेट में। और इन सब के अलावा पीजेंट, पीजेंट मीन्स क्या होता है, किसान होते हैं। और आर्टिशियन, आर्टिशियन मीन्स क्या होते हैं, जो कि लकड़ी वगैरह का काम करते हैं। और स्मॉल पीजेंट यानी टीनेंट्स भी कह सकते हैं, लैंडलेस लेबर थे, सर्वेंट थे। ये थर्ड स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन थी। और इन्हीं को क्या करना था, टैक्स को पेड करना था। ठीक है, टैक्स यही लोग पे करते थे। अब यही एक कारण था, मेन कारण था फ्रांस में रिवॉल्यूशन का। कलर्जी वे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन कोर्ट, यानी क्या करते हैं, स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे, चर्च में, सॉरी चर्च में परफॉर्म करते हैं, यानी पादरी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। देखिए, ये क्या है, कलर्जी है, कलर्जी है। ठीक है, और ये नोबिलिटी है, राजा महाराजा फैमिली के, राजा के फैमिली हुए। और यहाँ पे ये जो है कॉमन पीपल है। ठीक है, कौन कौन टैक्स टैक्स पे करता था, यही टैक्स पेड करते थे, यही करते थे। ये दोनों टैक्स नहीं पे करते थे, नॉट पेड टैक्स। ये लोग टैक्स पे ही नहीं करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सोसाइटी ऑफ स्टेट थी वो किसका भाग्य थी, फ्यूडल सिस्टम का, दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज। और ये लगभग मिडिल एज तक चलता रहा। यहाँ पे तीन वर्ड को समझने की जरूरत है। पहला है आपका फ्यूडल सिस्टम, दूसरा है डेटेड बैक, और तीसरा है मिडिल एज। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फ्यूडलिज्म भी कहते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्यूडल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फ्यूडलिज्म भी कहते हैं, फ्यूडलिज्म भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, फ्यूडलिज्म में एक टाइप होता है सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें जो लैंड होल्डर होते हैं, जिसके जिनके पास लैंड होता है, वे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लैंड, किसको, टीनेंट्स को, यानी छोटे किसान को देते हैं, टीनेंट्स को देते हैं। टीनेंट्स मीन्स क्या होता है, छोटे किसान, स्मॉल पेजेंट भी बोल सकते हैं। इन एक्सचेंज, और इनसे क्या लेते हैं, ये लोग सर्विस लेते हैं, सर्विस लेते हैं। ठीक है, ये समझना है। सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम आपको समझ में आ गया। एक टाइप है सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम का, और इसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। टाइप है किसका, सोशल, सोशल और पॉलिटिकल, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम का, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम का, जो कि डेटेड बैक, डेटेड बैक मतलब आप समझिए, डेटेड बैक मीन्स होता है कि एग्जिस्टेड फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यहां पे लिख लीजिए, यानी बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा था, एग्जिस्टेड फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, मिडिल एज क्या होता है, मिडिल एज यूरोप में लगभग 500 एडी, देखिए समझिए, 500 एडी से 1500 एडी तक को कहते हैं, मिडिल एज कहते हैं। तो लगभग ये मिडिल एज तक चलता आ रहा था फ्यूडलिज्म का सिस्टम फ्रेंच सोसाइटी में। क्या होता था फ्यूडलिज्म में, जो भी लैंड होल्डर थे वो टीनेंट्स को अपना लैंड देते थे, और उनके बदले में सर्विस लॉयलिटी लेते थे। ठीक है, ये फ्यूडलिज्म होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग है, ये फ्यूडल सिस्टम, यहाँ पे किंग है। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा फ्यूडल सिस्टम के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड में मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम के बारे में। द टर्म ओल्ड रीजिम, ओल्ड रीजिम भी मैं डिस्कस करूंगा, क्या होता है ओल्ड रीजिम। is usually used to describe the society and institution of France before 1789। तो ओल्ड रीजिम को क्या कहा जाता है कि ये बेसिकली सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन फ्रांस के डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है 1789 के पहले। 1789 के पहले किस तरीके से
सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन थी फ्रांस में, ठीक है। अब देखिए फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम एक बिग गेम होता है। इसमें ये होता है कि कौन बॉस है, ठीक है। और ये बहुत लंबा लॉन्ग टाइम एगो मिडिल एज में प्ले किया जाता था, यानी चलता आ रहा था। सबसे पहले किंग होते हैं, यहाँ पे ये देखिए किंग है, किंग है। किंग वाज अ बिग बॉस। किंग जो होते हैं बहुत ही बिग बॉस होते हैं और इनके पास बहुत सारे लैंड होते हैं। उनके बाद नोबल आते हैं। नोबल्स ये लोग होते हैं, यहाँ पे देखिए नोबल्स आपको दिख रहे हैं हल्का फुल्का। किंग गेव सम ऑफ हिज लैंड। अब ये राजा क्या करता है, एक नोबल को कुछ लैंड दे देता है अपने दोस्तों को, जिन्हें क्या कहा जाता है, नोबल और लॉर्ड कहा जाता है। देखिए राजा के दोस्तों और फैमिली को क्या कहा जाता है, नोबल और लॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब ये राजा क्या करता है, राजा के पास पूरा लैंड है, पूरा पूरा राज्य का लैंड है। अब ये क्या किया, कुछ लैंड दे दिया अपने दोस्त को, जिन्हें नोबल कहा जाता था। द नोबल प्रॉमिस टू हेल्प द किंग बाय गिविंग हिम सोल्जर इफ ही नीडेड देम। और ये लोग क्या करते थे, जो नोबल थे वे लोग क्या करते थे, ये प्रॉमिस करते थे किसको, किंग को, कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी सैनिकों को, वो हम प्रोवाइड आपको करेंगे, ठीक है। उसके बाद नाइट्स आते हैं। नाइट्स क्या होते हैं, द नोबल गिव सम ऑफ देयर लैंड टू नाइट्स। अब ये नोबल क्या करते हैं, देखिए लैंड कहाँ पर सबसे पहले था, सबसे पहला लैंड था आपके आपके पास किंग के पास। यहाँ पे समझिए, सबसे पहला लैंड आपका पास किंग के पास था। किंग के पास, किंग ने किसको दिया, नोबल को दिया। अब नोबल ने किसको दिया, नोबल ने दिया नाइट को, नाइट्स को। अब नाइट्स क्या करेंगे, पीजेंट को देंगे, पीजेंट को देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझिए, किंग ने नोबल को लैंड दिया। नोबल ने वादा किया कि जब भी आपको सोल्जर का जरूरत होगा हम आपको मदद करेंगे। अब क्या करेंगे, नोबल अब इनको लैंड दे देंगे। नोबल गिव सम ऑफ देयर लैंड टू नाइट हु वेर लाइकली लाइक द नोबल हेल्पर। और ये लोग क्या थे, नोबल के हेल्पर थे, यानी नोबल को मदद कर रहे थे। ये कौन है, ये नाइट्स है। द नाइट्स प्रॉमिस टू फाइट फॉर द नोबल। और ये लोग प्रॉमिस करते थे क्या करेंगे, फाइट करेंगे, किसके लिए, नोबल के लिए, ठीक है। इफ दे नीडेड, जब भी उनको जरूरत पड़ेगी। पीजेंट, उसके बाद पीजेंट आता है। द नाइट लेट पीपल कॉल्ड पीजेंट लिव ऑन देयर लैंड। द पीजेंट हैड टू वर्क वेरी हार्ड ग्रोइंग फूड एंड टेकिंग केयर ऑफ लैंड। इन रिटर्न द नाइट प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द पीजेंट। अब ये लोग पीजेंट क्या करते थे, इनको कुछ लैंड दे देते थे और ये लोग क्या करते थे, इस पर उगाते थे, खेती करते थे, ग्रो करते थे फूड को। और फूड को ग्रो करने के बाद क्या करते थे कि अब ये प्रॉमिस करते थे इनको कि इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम था, इसको फ्यूडलिज्म कहा जाता था। और ये लोग क्या करते थे, इनको सर्विस प्रोवाइड करते थे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। अब देखिए यहाँ पे ये समझने का कोशिश कीजिए कि ये राजा है, मान लीजिए फ्रांस का राजा है, ठीक है। अब इसके दोस्त कौन हुए, नोबल हुए। इसके दोस्त कौन हुए, नोबल हुए। अब राजा और नोबल को टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि ये लोग दोस्त हुआ करते थे। और एक और लोग आ जाते थे, कलर्जी, जो कि स्पेशल फंक्शन चर्च में परफॉर्म करते थे, उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स किसको देना पड़ता था, पीजेंट को ज्यादातर टैक्स देना पड़ता था। बहुत सारे फॉर्म के टैक्स देना पड़ता था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम चला आ रहा था फ्रांस में फ्यूडलिज्म का, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, अपना जितना भी खेत से निकलता था, जितना भी इनके लैंड से जो भी फूड आइटम निकलते थे, वो लोग इनको प्रोवाइड करते थे। फिर ये लोग इनको इन रिटर्न में कुछ कुछ प्रोवाइड करते थे। कुछ इस तरीके से सिस्टम चल रहा आ रहा था। सो द फ्यूडल सिस्टम वाज लाइक अ बिग टीम। और फ्यूडल सिस्टम कैसा, लाइक अ बिग टीम था, वेयर एवरी वन हैड अ जॉब टू डू। और हर एक लोग के पास काम करने का कुछ जॉब था। द किंग, नोबल्स, नाइट्स एंड पीजेंट्स ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर। और जो भी किंग्स थे, नोबल थे, नाइट्स थे, पीजेंट थे, वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते थे, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूडलिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्यूडलिज्म किसको कहा जाता है, ठीक है।
अब हम ओल्ड रिजिम के बारे में जानते हैं। द टर्म ओल्ड रिजिम रेफर टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ऑफ फ्रांस बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओल्ड रिजिम किसको रेफर करता है? सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को फ्रांस का बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले, यानी 1789 के पहले किस तरीके से सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप था, यानी सिस्टम था फ्रांस में, उसको क्या कहा जाता है? ओल्ड रिजिम कहते हैं। हियर आर सम की पॉइंट अबाउट द ओल्ड रिजिम, और यहाँ पे कुछ की पॉइंट है ओल्ड रिजिम के बारे में। सबसे पहले मोनार्ची होते थे। ओल्ड रिजिम वाज अ कैरेक्टराइज्ड बाय मोनार्ची विथ एब्सोल्यूट पावर, और ओल्ड रिजिम में मोनार्ची के पास एब्सोल्यूट बहुत सारे पावर होते थे, यानी इनके अलावा किसी के पास इतना पावर नहीं होता था। उसके बाद सोशल हायरार्ची थी, जैसे कि सोसाइटी डिवाइड थी 3 स्टेट में। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी कहा जाता था, सेकेंड स्टेट को नोबिलिटी कहा जाता था, और थर्ड स्टेट में जितने भी कॉमन पीपल थे वे इंक्लूडेड थे, जैसे कि मर्चेंट हुए, लॉयर हुए, लेबर्स हुए, पीजेंट हुए। ये सोशल हायरार्ची थी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था? द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैविली फेवर्ड द नोबिलिटी, ये नोबिलिटी को फेवर करती थी, क्योंकि नोबिलिटी कौन लोग थे? राजा के दोस्त हुआ करते थे, याद कीजिए। और कलर्जी वे लोग थे जो कि चर्च में स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते थे, यानी पादरी लोग। और ये दोनों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। कौन? ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्स। और यही सिस्टम चला आ रहा था। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? ओल्ड रिजीम कहते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये 1789 के बाद समाप्त हो चुका था, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो चुका था। तो 1789 के पहले का सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको ओल्ड रिजीम कहते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड स्टेट भी क्या करते थे? टैक्स पे करते थे। फ्यूडल सिस्टम मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। द ओल्ड रिजिम इंडेड विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ओल्ड रिजिम कब समाप्त हुआ? जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, उसके बाद ये जो सिस्टम था ओल्ड रिजिम का, वो समाप्त हो गया, विच लेड टू सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज इन फ्रांस। और इसके चलते क्या हुआ? फ्रांस में सोशल पॉलिटिकल चेंज आया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि ओल्ड रिजिम क्या होता है और फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ओल्ड रिजिम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओल्ड रिजिम क्या थे, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओल्ड रिजिम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पीजेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है था कि आपका फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में बटी थी, कलर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन पीपल, ठीक है। सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही क्या करते थे? पेड करते थे टैक्सेस को, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे समझिए पीजेंट। पीजेंट मीन्स क्या होता है? किसान होता है। और इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 90% थी, यानी 100 में से 90 लोग कौन थे? पीजेंट थे। ये मतलब है इसका, ठीक है। यानी 90% जो थे फ्रांस में, वो पीजेंट की पॉपुलेशन थी। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड लैंड दे कल्टीवेटेड, और बहुत ही कम ही लोग के पास अपना जमीन होता था जिस पर वे क्या करते थे? खेती करते थे। अबाउट 60% ऑफ लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल। मैंने ऑलरेडी बताया था कि लगभग 60% जो लैंड है वो नोबल, चर्च और अदर रिच मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट के द्वारा ओन किया जाता था, ठीक है। The member of the first two state, that is clergy and nobility, enjoy certain privileges by birth. अब देखिए जो मेंबर थे फर्स्ट टू स्टेट के, जैसे कि कलर्जी हुए, नोबिलिटी हुए, ये इंजॉय करते थे सर्टेन प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब लिख लीजिए। प्रिविलेजेस मीन्स होता है विशेषाधिकार, एडवांटेज, लिख लीजिए विशेष साधिकार, ठीक है। इन्हें एडवांटेज होती थी बाई बर्थ, ठीक है। एडवांटेज भी इसका मतलब होता है
तो ये लोग सर्टेन एडवांटेज को एंजॉय करते थे, जैसे कि इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, ठीक है, वगैरह वगैरह, इनको और सारी भी बेनिफिट मिलती थी। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एंजॉय करते थे कुछ प्रिविलेजेस, कुछ एडवांटेज इनके बर्थ पर, यानी बर्थ होने के चलते, क्योंकि ये नोबिलिटी में जन्मे हुए हैं, कलर्जी हैं, इसलिए इनको कुछ देना नहीं पड़ता था, सिर्फ ये लोग लेते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू स्टेट। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। एग्जेम्पशन मीन्स क्या होता है? छूट होता है, ठीक है, लिख लीजिए, इसका मतलब होता है छूट होता है, यानी इनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। द नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज। मैंने अपने फ्यूडलिज्म के बारे में आपने बताया कि फ्यूडल प्रिविलेज को भी एंजॉय करते थे कौन लोग? नोबल्स। और इसमें क्या इंक्लूड थी? फ्यूडल ड्यूज थी, कुछ फ्यूडल कर थी। ड्यू मीन्स क्या होता? कर थी, जो कि ये लोग किससे लेते थे? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीसेंट। पीजेंट यानी ये लोग किससे लेते थे? पीजेंट से लेते थे, किसान से लेते थे। पीजेंट वेयर ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड मीन्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बाध्य होता है, टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी और पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड। जो पीजेंट थे वो बाध्य थे, मजबूर थे सर्विस को प्रोवाइड करना अपने लॉर्ड यानी नोबल के घर में, ठीक है, उनके घर पर काम करना, उनके खेत में, फील्ड में काम करना। और ये लोग जो पीजेंट थे वो आर्मी में भी पार्टिसिपेट करते थे, आर्मी में भी सर्व करते थे, ठीक है, और बिल्डिंग रोड बनाने में भी पार्टिसिपेट किया करते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको क्या करना है? कमेंट कर देना है, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। अब यहां पे समझिए, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ। अब देखिए, एक्सट्रैक्ट मींस क्या होता है? लेना होता है। तो चर्च भी एक प्रकार का टैक्स लेता था, जिसको टाइथ कहते थे। ये किससे लेता था? पीजेंट से लेता था। देखिए, टाइथ, अ टैक्स लिवाइड बाय चर्च कॉम्प्रोमाइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यानी ये जो टैक्स थी ये 1/10 थी, 1/10 थी किसका? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। यानी 1/10 भाग कौन लेता था? चर्च लेता था। और ये किससे लेता था? पीजेंट से लेता था। अब देखिए, यहां पे समझिए, एक तो टैक्स टैक्स चर्च ले रहा है, किससे? पीजेंट से। चर्च भी ले रहा है, साथ में पीजेंट से नोबल भी लोग ले रहे हैं, नोबल भी ले रहे हैं, और चर्च भी ले रहा है, चर्च भी ले रहा है। तो देखिए पीजेंट पर कितना दबाव था पूरा फ्रांस की इकोनॉमिक पर, ठीक है। ये लोग खाली टैक्स पे किया करते थे, ठीक है। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू स्टेट। और फाइनली जितने भी मेंबर थे थर्ड स्टेट के, वो स्टेट को टैक्स तो पे करते ही थे। यानी इनको 3 टैक्स पे करना पड़ता था। पीजेंट को समझिए, 3 टैक्स पे करना पड़ता था। एक तो ये डायरेक्ट स्टेट को देते थे, सरकार को देते थे। दूसरा ये नोबल को देते थे एज अ फ्यूडल ड्यू, फ्यूडल प्रिविलेज मैंने बताया था। उसके बाद ये लोग चर्च को देते थे 1/10 प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देते थे, ठीक है, किसको? चर्च को देते थे। अब इसमें दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स, और इसमें डायरेक्ट टैक्स भी था, जिसको टाइली कहा जाता था। टाइली टैक्स पे डायरेक्टली टू स्टेट, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे विच वेयर लिवाइड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टबाको, ठीक है। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जिस जिस पर जैसे कि सॉल्ट और तंबाकू पर लगाए जाते थे, ठीक है। तो आपको ये सारा ध्यान रखना है। The burden of financial activity of state through taxes was borne by the third state only। जो भी बर्डन थी फिनेंशियल एक्टिविटी का, टैक्सेस, जो स्टेट का टैक्सेस है वो ब्रोन, ब्रोन मीन्स क्या होता है? सहन करना, ठीक है, सहन करना। और ये कौन उठाता था? ये उठाते थे थर्ड स्टेट के लोग ही।
यानी जो टैक्स का सिस्टम था वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों ही क्या करते थे, पेड करते थे। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1785। देखिए 1715 में आप समझिए 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, 23 मिलियन थी, और ये 1789 में लगभग 28 मिलियन हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी, लगभग 5 मिलियन का ग्रोथ हुआ था, ठीक है। 5 मिलियन पॉपुलेशन फ्रांस की बढ़ी 1715 और 1779 के बीच में, यानी 1715 और 1789 के बीच में लगभग 5 मिलियन पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ फ्रांस में। अब इसके चलते क्या हुआ, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड ग्रेन का भी डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। जितने लोग रहेंगे उतना डिमांड होगा फूड ग्रेन का। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विथ डिमांड, और जितना ही देखिए जितना डिमांड बढ़ रही थी उतना प्रोडक्शन ग्रेन का हो नहीं रहा था, ताकि वे क्या कर सके, सबकी डिमांड को पूरा कर सके। पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी लेकिन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। अब जब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों को फूड मिलना ही बंद हो जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन हो ही नहीं रहा और ये डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। अब इसके चलते क्या होगा, जैसे ही प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट, स्टेपल मींस क्या होता है, मुख्य, मेन, मेन लिख लीजिए, मेन, मेन भोजन, डाइट मींस क्या होता है, भोजन, ठीक है। अब प्राइस थी ब्रेड का, जो कि स्टेपल डाइट, ब्रेड क्या था, स्टेपल डाइट था, यानी मुख्य भोजन था। मेजोरिटी ऑफ लोग, फ्रांस के मेजोरिटी ऑफ लोग क्या करते थे, ब्रेड ही खाया करते थे, और इसका प्राइस जो था वो बहुत ही तेजी से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तेजी से ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था। मोस्ट वर्कर वेयर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस, और अधिकांश जो वर्कर थे वो लेबरर का काम करते थे, कहाँ पे, वर्कशॉप में, और उनकी जो वेजेस, वेजेस मीन्स क्या होती है, तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, सैलरी होती है, वो फिक्स किया जाता था जो वर्कशॉप का ओनर था उसके द्वारा, यानी ओनर जो था वर्कशॉप का उसने फिक्स्ड कर दिया था सैलरी, वर्कर के सैलरी को, और सैलरी बढ़ नहीं रही थी लेकिन ब्रेड का प्राइस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस, लेकिन जो वेजेस है, तनख्वाह है, सैलरी है, सैलरी है, वो बढ़ नहीं रही थी जै, जैसे ही ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था, यानी ब्रेड का प्राइस तो बढ़ रहा था, फूड ग्रेन का प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन इनकी सैलरी बढ़ी नहीं रही थी, ठीक है। अब इसके चलते क्या हुआ, सो गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड। अब इसके चलते क्या हो गया कि जो गरीब थे वो और गरीब होते गए और जो अमीर थे वो और अमीर होते थे, हो गए। जैसे कि अमीर कौन लोग थे, नोबिलिटी लोग थे, चर्च के लोग थे, तो ये लोग बहुत ही अमीर होते गए, और जो थर्ड स्टेट के पीपल थे जैसे कि मेनली पीजेंट हुए, वर्कर हुए, लेबरर हुए, ये बहुत ही गरीब होते गए। थिंग्स बिकम ओर्स, ओर्स मीन्स क्या होता है, ओर्स मीन्स बहुत ही खराब, भयानक। थिंग्स बिकम ओर्स व्हेनेवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और स्थितियां तब और बदतर हो जाती थी, बुरी हो जाती थी जब ड्राउट, ड्राउट मीन्स क्या होता है, सूखा होता है, जब सूखा पड़ जाता था। हेल मीन्स क्या होता है, ओले गिर जाते थे खेत में, अब उसके चलते क्या होती थी, हार्वेस्ट यानी फसल खराब हो जाती थी। अब इसके चलते क्या होता था, सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाती थी। सम थिंग्स दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम में ये सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रीक्वेंटली हुआ करती थी, ठीक है। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी भयानक स्थिति वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर,
जो भी बेसिक मीन होते हैं लाइवलीहुड का, यानी जीवन चलाने के जो बेसिक साधन होते हैं, वे खतरे में पड़ जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। और ये कब होता था? फ्रीक्वेंटली ओल्ड रिजिम में ये फ्रीक्वेंटली होता रहता था, सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। हाउ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन? अब सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता था, चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाउ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये जो वर्ड है इनमें से आपको क्या करना है, इस इन सारे बॉक्स में फिल करना है। बैड हार्वेस्ट होती है, बैड हार्वेस्ट से क्या होगी? स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, यानी फूड की कमी होगी। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, ठीक है। पहला आपका यहाँ पे हो गया। अब स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हो गया। अब स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन जैसे ही फूड के, अब प्राइस का क्या होगा? बढ़ेगा। राइजिंग फूड प्राइस होगा, यानी फूड का प्राइस बढ़ेगा। फूड प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे दो हो गया। अब पुअरेस्ट लोग बाई नहीं कर सकते, इसके चलते क्या होगा? फूड राइट्स होगा, राइट्स होगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वीकर बॉडी, यानी जब लोग ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे तो फूड राइट होगा। इनकी बॉडी जो होगी वीकर होगी, वीकर बॉडी, वीकर बॉडीज। और यहाँ पे क्या होगा? लास्टली में क्या होगा? इंक्रीज नंबर ऑफ डेड, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है, ठीक है। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेजेस एंड इनटू प्रिविलेज। ग्रोइंग मीन्स क्या होता है? बढ़ना होता है। मिडिल क्लास मीन्स क्या होता है? आम नागरिक होता है, नागरिक होता है, ठीक है। और इन्वेजेस मीन्स क्या होता है? कल्पना करना, कल्पना करना, यानी टू इमेजिन, इमेजिन, तो कल्पना करना। इन मीन्स क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक। और प्रिविलेजेस मीन्स क्या होता है? बेनिफिट होता है, बेनिफिट होता है और एडवांटेज होता है, एडवांटेज होता है, ठीक। अ ग्रोइंग मिडिल क्लासेस, यानी अब मिडिल क्लास का ग्रो होना स्टार्ट हो गया। और ये एक ऐसी कल्पना कर रहे थे कि क्या हो सके, जो प्रिविलेजेस है वो क्या हो सके? समाप्त हो सके। इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर, पीजेंट मीन्स क्या होता है? किसान होता है। पास्ट में किसान और वर्कर ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट मीन्स क्या होता है? सम्मिलित होना, भाग लेना, भाग लेना। तो पार्टिसिपेट किया था किसमें? रिवोल्ट में। रिवोल्ट मीन्स क्या होता है? विद्रोह होता है, विद्रोह, विद्रोह होता है, ठीक है। रिवोल्ट में किसके खिलाफ? जब टैक्स इंक्रीज किया था। और फूड स्कार्सिटी, यानी स्कार्सिटी मीन्स क्या होता है? कमी होता है। यानी जब फूड की कमी हुई थी और टैक्स बढ़ा था, तब किसने पार्टिसिपेट किया था? पीजेंट और वर्कर ने, ठीक है। किसमें? रिवोल्ट में। बट दे लैक द मीन्स, लेकिन यह साधन से कमी थी। एंड प्रोग्राम, लेकिन इनके पास लैक मीन्स क्या होता है? कमी होता है, लिख लीजिए। मीन्स क्या होता है? साधन होता है, साधन। और प्रोग्राम मीन्स प्रोग्राम्स होते हैं। और इनमें क्या कमी थी? साधन और प्रोग्राम की कमी थी। टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर, ये क्या कर सके? कैरी आउट कर सके फुल स्केल मेजर को। कैरी आउट मीन्स क्या होता है? पूरा करना होता है, ठीक है। कैरी आउट मीन्स क्या होता है? पूरा करना, पूरा करना। क्या कर सके? फुल स्केल मेजर को अपना सके या पूरा कर सके। दैट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। देखिए यहाँ पे ये कहने का मतलब है, देखिए पास्ट में क्या हुआ था कि पीजेंट और वर्कर ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था जब टैक्स इंक्रीज हुआ था और फूड की कमी हुई थी। लेकिन इनके पास साधन की कमी थी कि क्या कर सके? ये फुल स्केल मेजर अपना सके, ताकि सोसाइटी में क्या हो सके? सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर फ्रांस में की चेंज हो सके। ये उनमें सक्षम नहीं थे।
कि क्या कर सके, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर फ्रांस की चेंज कर सके, ठीक है। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप, और इन उन लोगों को ये छोड़ दिया गया जो कि थर्ड स्टेट में थे, और वे क्या हो चुके थे, समृद्ध हो चुके थे, समृद्ध हो चुके, इसका मतलब होता है समृद्ध, और लिख लीजिए समृद्ध होता है, समृद्ध हो चुके थे, तो ये लोग समृद्ध हो चुके थे, एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन, और इनके पास एजुकेशन का एक्सेस था और न्यू आइडिया की एक्सेस। तो देखिए पास्ट में क्या हुआ था, किसान और वर्कर ने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट में, जब टैक्स इंक्रीज किया था और फूड की कमी हुई थी, लेकिन ये सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज लाने में असमर्थ थे। इसीलिए ये उन लोगों के लिए छोड़ दिया गया थर्ड स्टेट में, जो कि समृद्ध थे और इनके पास एजुकेशन थी और इनके पास न्यू आइडिया थी, उन लोगों पर छोड़ दिया गया। और ये लोग क्या कर सकते थे, फ्रांस में सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में बदलाव ला सकते थे। द 18th सेंचुरी विटनेसेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप, और 18th सेंचुरी में एक ग्रुप का इमर्जेंस हुआ। इमर्जेंस मीन्स क्या होता है, उदय होना होता है, उदय हुआ सोशल ग्रुप का, जिसको क्या कहा गया, मिडिल क्लास कहा गया। और मिडिल क्लास ने अपना जो वेल्थ है, अपना जो धन है, वेल्थ मीन्स क्या होता है, धन होता है, कैसे अर्न किया था, बेसिकली इन्होंने अपना ओवरसीज ट्रेड को एक्सपेंड करके अर्न किया था। और क्या, कैसे किया था, मैन्युफैक्चर करके गुड्स को, जैसे कि उलेन हुआ, सिल्क टेक्सटाइल हुआ, इसको मैन्युफैक्चर करते थे, और ये या तो इसको एक्सपोर्ट कर देते थे, या जो रिच मेंबर थे थर्ड स्टेट में, वे ये प्रोडक्ट खरीद लिया करते थे। मान लीजिए एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है, मान लीजिए आप इंडिया में हैं, ठीक है, और यूएस में, अगर इंडिया से यूएस सामान भेज रहे हो तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। अगर यूएस से इंडिया सामान ले आ रहे हो तो क्या कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे, ठीक है, इंपोर्ट कहेंगे। तो 18 सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप का इमर्जेंस हुआ। विटनेसेस मीन्स क्या होता है, गवाह है, गवाह होता है, यानी 18 सेंचुरी गवाह है कि इसमें क्या हुआ था, इमर्जेंस हुआ था सोशल ग्रुप का, जिसको मिडिल क्लास कहा गया। और मिडिल क्लास ने अपना जो वेल्थ है, अपना जो धन है, संपत्ति है, वे कैसे अर्न किया था, ओवरसीज ट्रेड को एक्सपेंड करके, ठीक है, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे, और क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स को, जैसे कि हुआ उलेन और सिल्क टेक्सटाइल। और इनको क्या करते थे, या तो एक्सपोर्ट कर देते थे, यानी दूसरे कंट्री में भेज दिया करते थे, या जो रिच मेंबर थे थर्ड स्टेट के, वे खरीद लिया करते थे। इस तरीके से जो मिडिल क्लास ने अपना वेल्थ को अपनाया था, वेल्थ अर्न किया था। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर, मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर के अलावा थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशंस, और थर्ड स्टेट में क्या थी, प्रोफेशन थी, जैसे कि हुआ आपका लॉयर्स हुए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थी, ठीक है। देखिए पहली बात की यहाँ पे सोशल ग्रुप थी, और इन सब के अलावा यहाँ पर कौन लोग थे, मर्चेंट्स थे। मर्चेंट्स वे लोग होते हैं जो कि व्यापारी होती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर थे, मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है। और थर्ड, ठीक है, और थर्ड स्टेट में कौन लोग थे, और थर्ड स्टेट में प्रोफेशनल लोग थे, जैसे कि लॉयर हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हुए। देखिए थर्ड स्टेट में कैसे लोग थे, मान लीजिए ये सोसाइटी है, यहाँ पे क्या कौन थे, मर्चेंट थे, आप मर्चेंट थे जिनके पास वेल्थ था, ये ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चरर थे, श्रर्स थे, ठीक है। लॉयर्स थे, लॉयर्स थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे। तो ये लोग थे। पीजेंट वर्कर वो तो थे ही थर्ड स्टेट में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। लेकिन इनके पास क्या थी, मर्चेंट थी, मैन्युफैक्चरर है, इनके पास धन संपत्ति था। और प्रोफेशनल जैसे कि लॉयर्स हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे, इनके पास नॉलेज था, एक्सेस था एजुकेशन का। अब ये लोग क्या कर सकते थे सोसाइटी में, फ्रेंच सोसाइटी में, कि फ्रेंच में सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज ला सकते थे, ठीक है। इन्हीं के पास क्षमता थी कि ये क्या कर सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज ला सकते थे।
All these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जो लोग थे, जैसे कि मर्चेंट हुए, मैन्युफैक्चरर हुए, प्रोफेशन जैसे कि लॉयर्स हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे, ये लोग पढ़े लिखे थे। वर एजुकेटेड मीन्स क्या होता है? पढ़े लिखे थे। और इनका मानना था, बिलीव मीन्स क्या होता है? मानना था कि नो ग्रुप इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए उसके बर्थ के अनुसार। प्रिविलेज मीन्स क्या होता है? एडवांटेज होता है। एडवांटेज होता है, यानी एडवांटेज नहीं होनी चाहिए किसी भी ग्रुप को सोसाइटी में उसके बर्थ के अनुसार। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कैस किस तरीके से फ्रेंच प्रिविलेज प्रोवाइड करती थी कि इसको कलर्जी और नोबिलिटी को इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था और इनको रिजर्वेशन मिलती थी यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में। तो इसके चलते बहुत सारे लोग जो थर्ड स्टेट में पढ़े लिखे थे, उनका मानना था कि सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए उसके बर्थ के अनुसार। रैदर अ पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और जो पर्सन का सोशल पोजीशन होनी चाहिए, सामाजिक जो स्थिति होनी चाहिए, उसको किस पर डिपेंड होनी चाहिए? उसके मेरिट पे होनी चाहिए, ना कि उसके बर्थ पे होनी चाहिए। दिस आइडिया इन्वेजिंग a society based on freedom and equals law and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. ये कौन है? ये हैं आपके जॉन लॉक है, जॉन लॉक। और ये कौन है? जीन जैन रूसो है। ठीक है। जो आइडिया है इन्वेजिंग सोसाइटी का, देखिए इन्होंने प्रपोज किया कि जो एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उसमें इक्वल लॉ होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए सबके लिए। इन्होंने ऐसी एक सोसाइटी की कल्पना की। कौन? जॉन लॉक और जीन जैक रूसो ने किया कि सोसाइटी में क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए, यानी सबको क्या होनी चाहिए? फ्रीडम। एक सोसाइटी में क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए। ऐसी कल्पना की इन्होंने। फ्रीडम होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? इक्वल्स लॉ होनी चाहिए, इक्वल्स लॉ होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए सभी के लिए। ऐसी सोसाइटी की कल्पना की किन्होंने किया? जॉन लॉक और जीन जैक रूसो ने। इन हिज टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रीन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च। जॉन लॉक ने, यहाँ पे जॉन लॉक की बात की गई, उन्होंने कौन सी बुक लिखी? टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट लिखी। उसमें उन्होंने खंडन किया। रिफ्यूट मीन्स क्या होता है? रिफ्यूट मीन्स खंडन करना होता है, खंडन करना। ठीक है। मान लीजिए आपके फ्रेंड कोई आपसे बात बोला, ठीक है, आपने उसका बात को गलत ठहरा दिया रीजन देते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्यूट कहते हैं। ठीक है। क्या किया? खंडन किया किसका? डॉक्ट्रीन ऑफ डिवाइन का। डॉक्ट्रीन ऑफ डिवाइन मीन्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डॉक्ट्रीन ऑफ डिवाइन। इसका मतलब क्या होता है कि जब राजा को भगवान की तरह समझ लिया जाता है धरती पर, उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रीन ऑफ डिवाइन। यानी इन्होंने खंडन किया कि राजा जो है वो भगवान का रूप नहीं है धरती पे, उसके बारे में खंडन किया। और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च। एब्सोल्यूट राइट मीन्स क्या होता है? अत्यधिक शक्ति, पूर्ण अधिकार जो मोनार्च का है, यानी जो मोनार्च है वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है। इसको खंडन किया। ठीक है। इसको गलत ठहराया रीजन देते हुए। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, और रूसो ने इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए proposing a form of government based on social contract between people and their representative। तो रूसो ने क्या किया? इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए प्रपोज किया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किस पर बेस होनी चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। ये कौन किया था? रूसो ने किया था।
इन द स्पिरिट ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू, तो स्पिरिट ऑफ लॉ कौन लिया था, लिखा था मोंटेस्क्यू ने लिखा था। proposed a division of power within the government between legislature, legislative, executive and judiciary। तो मोंटेस्क्यू ने क्या प्रपोज किया कि पावर का डिवीजन होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, किसके बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच में। लेजिस्लेटिव क्या होती है, वे बॉडी होती हैं जो कि लॉ बनाने का काम करती हैं, जैसे कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वे क्या करती है, लॉ बनाती है पूरे नागरिक के लिए जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जो लॉ बनाया गया लेजिस्लेटिव के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुए, जो भी आईएएस ऑफिसर हुए, डीएम हुए, वे क्या करते हैं, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद जुडिशियरी, जुडिशियरी वे बॉडी होती हैं जो कि जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, इनका काम क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना। तो स्पिरिट ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू ने प्रपोज किया पावर का डिवीजन होनी चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। और ये जो मॉडल है गवर्नमेंट का, जो पावर का डिवीजन वाला मॉडल है, ये कहां पर लाया गया था, यूएसए में लाया गया था। जब 13 अमेरिकन कॉलोनी को आजादी मिली थी, किससे, ब्रिटेन से। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि फ्रांस ने किसको मदद किया था, 13 कॉलोनीज को मदद किया था, यानी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मदद किया था, किससे आजादी दिलाने में, ब्रिटेन से आजादी दिलाने में। तो जैसे ही ये 13 कॉलोनी इंडिपेंडेंस हुई ब्रिटेन से, उन्होंने इस मॉडल का गवर्नमेंट लाया, इस मॉडल का गवर्नमेंट लाया कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट ग्रांटी ऑफ इंडिविजुअल राइट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इंडिविजुअल राइट को ग्रांटी दिया, ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल का राइट होनी चाहिए। वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहा जो भी फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके लिए। The idea of these philosophers were discussed intensively. Intensively means क्या होता है, लिख लीजिए, गहराई। जो आइडिया है इन फिलोसफर का, वो इंटेंसिवली, गहराई से डिस्कस किया जाने लगा। कहाँ पे, सलून में, कॉफी हाउसेज में। और इनकी जो आइडिया है वो स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैलना होता है, फैलना होता है। इनकी जो आइडिया वो फैली पीपल के बीच में, बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से। थ्रो मीन्स क्या होता है, के द्वारा, द्वारा, ठीक है, यानी बुक और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये फैली किसके बीच में, पीपल के बीच में, ठीक है। और जो आइडिया है फिलोसफर का, इसको कहाँ पर इंटेंसिवली डिस्कस किया जाता था, सलून में, कॉफी हाउसेस में, ठीक है। These were frequently read aloud in a group for the benefit of those who could not read and write। और इनको जोर जोर से पढ़ा जाता था ग्रुप में, ताकि उनको बेनिफिट हो सके जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। रीड अलाउड मीन्स क्या होता है, जोर, जोर से पढ़ना, पढ़ना, यानी ग्रुप में जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि उनको बेनिफिट हो सके जो कि लिख और पढ़ नहीं सकते थे। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to able to meet the expenses of state generate anger and protest against system of privilege। देखिए, एक न्यूज फैलती है कि जो लुई 16 है वे प्लान कर रहा है क्या कर सके, फर्दर, यानी और टैक्सेस को क्या कर सके, इम्पोज कर सके, ताकि वो जो स्टेट के एक्सपेंसेस है उसको मीट कर सके, यानी पूरा कर सके। अब इसके चलते क्या होता है, एंगर जनरेट होता है, गुस्सा जनरेट होता है, और प्रोटेस्ट होता है सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस के खिलाफ। सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कैसे फ्रांस प्रिविलेज प्रोवाइड करता था क्लर्जी और नोबिलिटी को। उसके खिलाफ लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ, ठीक है, रिवॉल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले तो आपको ये सारे चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड आपका है एनटीएसी। एनटीएसी क्या होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एग्जाम आपको क्लास 10th में होता है और इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है एमसीक्यू फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये किस चीज का एग्जाम होता है, एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि क्लास 10th में होता है। इसका मैं आपको क्या करना होगा, 10 ईयर का पीवाई क्यू मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है, जैसे ही ये सारा चैप्टर, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपको 10 ईयर का फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और साथ ही आपको मैं कराऊंगा उसका जो आंसर होगा मैं आपको एनसीईआरटी पर मार्क कराऊंगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीएससी में। तो आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।